हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिस श्रृंखला में 2024 का प्रश्न पत्र हम लेकर चल रहे थे। और साइंस में हम केमिस्ट्री वाले पार्ट पर बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री के चैप्टर से आपके क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यूज से था वो था कि एथेन C2H6 में सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। तो एथेन में आपका होता क्या है, इसका मतलब दो कार्बन, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। बाकी 6 हाइड्रोजन है, वो 3 एक कार्बन से और 3 दूसरे कार्बन से आपके जुड़ जाते हैं। तो देखिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 है। ठीक है ना, हमने समझा था यहाँ पर एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हमने देखा था अगर इथीन का मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ठीक है ना, तो आपने बोला था कार्बन इन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और बाकी दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर आ रहे हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देखें तो 6 है, एक डबल बॉन्ड है और बाकी 4 आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होंगे। इथाइन में भी हमने कुछ इसी प्रकार से देखा था, जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच और 2 आपके सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच कार्बन बना रहे हैं। ओके, देन मैंने आपको एक कहा था कि ब्यूटेन के आप देखेंगे कि कितने वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन का मतलब कार्बन 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 कार्बन, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, एन का मतलब सारे कार्बन सिंगली बॉन्डेड। अब कितने हाइड्रोजन है, 10। तो 10 हाइड्रोजन को कार्बन की वैलेंसी को पूरा करिए उनको लेकर के। ठीक है ना, तो ये इस कार्बन की वैलेंसी पूरी, यहाँ 2 वैलेंसी रह जाती है तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 रह जाएगी तो हाइड्रोजन लगा देंगे 2, और यहाँ पर 3 वैलेंसी है तो 3 हाइड्रोजन। तो टोटल आपका कितने हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए और 4 आपके क्या हो गए यहाँ पर, कार्बन। ठीक है, अब गिनिए बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं। 3 ये बॉन्ड है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, 13 है। 13 सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन था, ये रिएक्शन दी गई थी और इसमें आपको क्या बताना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना था। मैंने बोला था ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज कर रही है, वहीं पर रिडक्शन में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। हाइड्रोजन के केस में आपका हाइड्रोजन यहाँ से H2 से H2O में जब जा रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर रही है, जहां पर 0 to +1 हो रहा है। वहीं CuO से Cu जब हो रहा है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये आपका इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है ना, तो यही हमने बोला था CuO जो है इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि उपचायक की भांति कार्य करेगा, एंड H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो अपचायक की भांति कार्य करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंडाइजेशन में कौन सी चीज आप लोग लेते हैं, कौन सी मेडिसिन बोल सकते हैं। तो हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं, प्रति अम्ल जिसे कहा जाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इंडाइजेशन में होता क्या है, स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ने से डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस लिया जाएगा। ओके, क्लियर है, चलिए अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे यहाँ पर, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो लिखिए वो धातु आपकी कौन सी है। अधातु, अधातु पूछा है, वो अधातु जो
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है आपका ब्रोमीन। और सिंबल अगर पूछेंगे तो Br। ठीक है। चलिए अब अधातु के बारे में बताइए, अधातु होती क्या है। अधातु के गुण बताइए, क्या क्या गुण होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए धातु की, पहला गुण क्या होता है। देखो धातु के ठीक विपरीत आप लोग अधातु को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सामान्यतः जो होती हैं, सामान्यतः ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। इनका एक्सेप्शन आपने अधातु जो देख लिया कमरे के तापमान पे जो द्रव अवस्था में है वो ब्रोमीन है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा आपका दूसरा कैसी होती है, ये कोमल होती हैं। एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा। कठोरतम पदार्थ हीरा है आपका, जो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन आपका क्या है, अधातु है एक, तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। तीसरा विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, कुचालक, ठीक है। यहां पर भी ग्रेफाइट एक्सेप्शन में आता है। ग्रेफाइट क्या होता है आपका, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन अधातु है आपकी, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत का आपका सुचालक होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होगी आपकी अधातुओं में, आघात वर्ध्य नहीं होती, पीटने पर इनका चूरा हो जाता है, ठीक है। यानी क्षणभंगुर है। कैसे हैं, क्षणभंगुर, ब्रिटल जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तन्य नहीं होती हैं, ठीक है। और चमक नहीं है कोई इनमें। आयोडीन एक्सेप्शन है, आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकदार होती है आपकी। क्लियर। तो एक्सेप्शन आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर चमकदार अधातु आयोडीन, ऐसी अधातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, ऐसी अधातु जो कठोर है, कार्बन का अपर रूप आपका हीरा, डायमंड। ओके चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं अधातु की जो आपने यहाँ पर देखी। साथ ही धातु वाले चैप्टर टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। धातु में क्या क्या गुण है, ठोस अवस्था में आपको देखने के मिलेगी सामान्यतः, ठीक है। और एक्सेप्शन में आपका क्या आता है, मरकरी, जिसको पारा भी कहते हैं, Hg जिसका सिंबल होता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो
अगर धातु पूछेगा कमरे के ताप पर तो मरकरी लिखेंगे, पारा Hg जिसका सिंबल होता है, और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लिखेंगे Br जिसका सिंबल है। ओके, क्लियर है? बोलो। चलिए नेक्स्ट है आपका कठोर होती है। ठीक है, धातुएं बहुत ज्यादा कठोर होती है। एक्सेप्शन जो सोडियम पोटेशियम वाली धातुएं वो आपकी कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। और विद्युत ऊष्मा की सुचालक, ठीक है ना। और क्या है इनमें, धात्विक चमक, ठीक है। और क्या होता है बताओ, आघातवर्ध है, यानी पीट रहे हैं तो पतली पतली चादर इनकी बनती है, ठीक है ना। और कैसी है, तन्य है, इनकी आपकी तार भी बन सकती है। और क्या है साथ ही, ध्वन्यता का गुण है इनमें, सोनोरस, एक अजीब प्रकार की साउंड आती है इनमें। धातु है, ये धातु है तो इसमें कुछ अलग प्रकार की साउंड आती है, जिसकी वजह से इनकी रिंगिंग बेल्स बनती है, बजने वाली जो घंटियां होंगी वो मेटल से बनाई जाती है। ओके, और बताओ धातुओं में गुण, आकाशवर्ध है, तन्य है, ध्वन्यता का गुण है, इनमें चमक पाई जाती है, ठीक है। मोस्टली आपका ठोस है, और लिक्विड स्टेट में जो धातु है आपकी वो पारा है, मरकरी। ओके, तो क्योंकि ये तन्य है इसलिए पतली पतली तार इनसे बन रही है, आघात वर्ते है तो पतली पतली शीट इनसे बनाई जा रही है, और सुचालक है इसलिए बिजली की तारें भी इन्हीं से बन रही है, ठीक है। तो इतने सारे गुण हैं आपके धातुओं में, तो ये वाला टॉपिक भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। चलिए, और जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपकी बुक में वो आप लोग पढ़ लेंगे, जो हमने चैप्टर में पढ़ लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ठीक है ना। क्या है, इसको क्या करना चाहिए, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं जैसे, तो वो क्या करता है, वो एसिड है आपका, तो उसको तो लिटमस का रंग बदलना चाहिए। लिटमस पेपर के संपर्क में आने पर अम्ल और क्षार रंग बदलते हैं लिटमस पेपर का, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल आपका क्या करता है, H+ आयन देता है। क्या देता है आपका, जो अम्ल होंगे वो देंगे आपका H+ आयन, बोलते हो ना। तो अगर HCl आपका गैस है तो ये किसमें टूटेगा, आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। लेकिन ये तो कैसा है, ये आपका शुष्क है, ड्राई है, शुष्क HCl, ये आपका शुष्क HCl है। तो शुष्क HCl आपका H पॉजिटिव यानी वो आयनों में अपना नहीं बटेगा, ठीक है, आयनीकरण नहीं होगा। आयनीकरण का मतलब क्या है, H+ और Cl नेगेटिव में वो नहीं जाएगा। तो जब ये H+ अगर नहीं दे रहा है तो फिर वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो H+ कब देगा, जब एक्वस में होगा, जलीय विलयन में होगा। तो ना ही अपने आप में भी वो शुष्क है, और जो लिटमस पेपर है उसको भी गीला नहीं किया गया है, वो भी शुष्क है, तो वहां पर भी जल नहीं है, तो वो उसका आयनन नहीं हो रहा है, यानी वो आयन में अपना नहीं टूट रहा है, तो वो कलर भी नहीं देगा। क्लियर है? चलिए लिखेंगे, शुष्क HCl शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती है, क्योंकि आयनीकरण के लिए जलीय माध्यम की
आवश्यकता होती है, ठीक है। और शुष्क परिस्थितियों में ये H+ आयन नहीं देता है, अतः अम्ल की भांति कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तथा एक अम्ल के रूप में कार्य नहीं कर पाएगी। ओके, बोलो भाई, समझ आ गया? सिंपल सी बात है, जब वो H+ नहीं दे रहा है, जो H+ देगा एक्वा स्टेट में होगा। इसीलिए आपने देखा, हम जब हम लिटमस का यूज करते हैं, जब हम टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहले लिटमस पेपर को आपका थोड़ा गीला किया जाता है, ठीक है। गीले करने का मतलब क्या है कि ताकि वहां पर अगर कोई भी ऐसा शुष्क पदार्थ यूज कर रहे हैं तो वो उसको जलीय माध्यम मिल सके, ताकि वो अपने आयनों में टूट सके, ठीक है। और आयनों में टूटेगा, चाहे वो एसिड है या बेस है, जब उसका आयनीकरण होगा उसके पश्चात वो लिटमस का रंग बदल देगा। ओके, लिटमस का क्वेश्चन ये आपका आया है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं, जैसे पीएच का क्वेश्चन बनता है, पीएच और लिटमस का एक साथ क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखो, ठीक है। पीएच आपका क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है 0 to 14 का एक स्केल होता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ कहीं बीच में आपका 7 स्केल होगा, ठीक है। तो 7 से कम जिनका पीएच मान होगा इधर, तो ये सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल होते हैं, ठीक है। और 7 से अधिक जिनका पीएच मान होगा, ये सारे क्या होते हैं, आपका बेस होते हैं, यानी कि क्षार होंगे, ठीक है। तो क्या समझे बच्चे, यहाँ जो होंगे अम्ल, उनका पीएच होगा, आपका पीएच होगा 7 से कम, ठीक है। और जो होंगे क्षार, उनका होगा पीएच 7 से अधिक, ठीक है। और एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच होगा वो होता है उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, जैसे वाटर का आप लोग लेते हैं। उदासीन जो होंगे उनका होगा पीएच 7, ठीक है। ये हो गया। अब लिटमस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा पदार्थ जिसका पीएच सपोज 6 है, वो लिटमस को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो अम्ल जिस तरह से लिटमस को प्रभावित करेंगे, वैसे ही वो पीएच 7 से कम वाला, यानी जिसका पीएच 6 है, वो भी उसको प्रभावित करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। बाकी आपने लिटमस के बारे में पढ़ ही रखा है, नीला लिटमस लाल करेगा, लाल लिटमस नीला होगा, बस। नीला लिटमस लाल कब होगा, जब अम्ल होगा, जब क्षार होगा तो लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अब देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्ट्रेंथ के बेसिस पर। स्ट्रेंथ कैसी है, अब देखो, सपोज आपके पास कोई अम्ल है, ठीक है ना। देखो, आपने बोला 7 से कम जिसका भी पीएच है, सारे अम्ल है, चाहे 6 हो आपका, चाहे आपका 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, कुछ भी, या फिर पॉइंट पे, तो वो सारे अम्ल हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, अगर प्रबल एसिड की बात करें, प्रबल अम्ल की बात करें, तो वो कौन सा होगा, जिसका पीएच जितना कम होगा। क्या बोला मैंने, जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये स्टेटमेंट लिख लो कहीं पर कि जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी अगर हम कंपेयर करें, दो हमारे पास एसिड हैं, दो अम्ल है हमारे, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 6 है आपके पास, तो ये कम है, तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसका पीएच 6 है, तो ये कैसा होगा, ये वीक एसिड होगा, ठीक है। अब बेस को देख लीजिए, बेस में आपका क्या होता है, बेस में आपका होता है जिसका पीएच जितना अधिक है,
इधर पाया जाएगा ना 14 की तरफ को, जितना अधिक होगा, जिसका पीएच जितना अधिक है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दो आपके बेस दे लेते हैं, एक का पीएच सपोज 9 है और एक का पीएच सपोज 12 है। ठीक है, तो जिसका पीएच जितना अधिक वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और जिसका पीएच कम वो वीक बेस। क्लियर है? बोलो। अम्ल में पीएच कम होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी कि प्रबल अम्ल होगा, और क्षार में पीएच अधिक होगा तो वो प्रबल क्षार यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, चलिए नोट करेंगे अब जल्दी से। चलो भाई, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ये कुछ आपके बीच में बायोलॉजी के और फिजिक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एंड 2 यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वॉशिंग सोडा के बारे में आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन आपका, मैंने आपको पहले भी बताया कि बार बार पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है ना, तो इन सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है आपका कि जो वॉशिंग सोडा है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज बताना है एक तो, और दूसरा आपको केमिकल फॉर्मूला देना है उसका। तो केमिकल नेम की अगर बात करेंगे, किसकी, केमिकल नेम। ठीक है, तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसी के बेस पर इसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट यानी 0.10H2। ठीक है, अब यूजेस, यूजेस क्या क्या होंगे, उपयोग वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो उपयोग कहाँ कहाँ होंगे, साबुन बनाने में इसका यूज होता है जैसे। ठीक है, और परमानेंट हार्ड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, एंड सोप, पेपर, ग्लास इंडस्ट्री में ये यूज होता है। ओके, चलिए यही पूछा गया था ना, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखने थे। तो रासायनिक सूत्र आपका हो गया Na2CO3 0.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो गया है, और साथ ही साथ क्या पूछा गया, उपयोग पूछा गया है। तो आप उपयोग में लिख लेंगे, एक पेपर इंडस्ट्री में या फिर सोप इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको रिमूव करने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए आपका, जिसमें पूछा गया है क अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, और ख है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ओके, तो ये भी आप लोग होमवर्क में पढ़ के आएंगे, फिर आने वाले सेशन में हम इनको आगे सॉल्व करेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।